हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जीनत और मैं हाजिर हूं आपका फेवरेट शो यंग अंदाज लेके, जहां पे हम करेंगे खूब सारी मस्ती, खूब सारी गपशप और खूब सारी बातें बिल्कुल नए अंदाज में। इस बार शो की शुरुआत करेंगे सुरों के सरताज सतिंदर सरताज के साथ, जिन्होंने सूफी गायकी में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो चलिए सभ्याचार की चाशनी में डूबी इस खूबसूरत आवाज के फन को करवाते हैं आपके साथ रूबरू। आखिरी अपील साडी रद्द हो गई, चुप किदां बैठीए जी हद हो गई। ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਦਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਰਤਾਜ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇਰੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੋਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਸਤੀ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਓਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੂਟ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ। एक सडन एज के बाद आपको अपने रूट्स के साथ बेवजह बिना किसी कारण मोहब्बत हो ही जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। वो ये एक इंटरनेशनल कह लो या यूनिवर्सल सिनेरियो है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्लानिंग बिल्कुल भी करनी नहीं आती, या मैं करना चाहता नहीं, या मुझसे होती नहीं। इस दुनिया में बहुत कम फनकार है जो कि मौसीकी की ज़ुबां को दिल से महसूस करते हैं और मौसीकी की ज़ुबां को अच्छे से पेश करते हैं, और उनमें से एक नाम गायक सतिंदर सरताज का भी है, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम जी। वेलकम, थैंक यू जी, थैंक यू, सत श्री अकाल। तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपनी राह बनाई है, जो अपने राह पर चलते हैं। इंडस्ट्री का जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होकर कहीं ना कहीं मिलता है, कहीं ना कहीं अलग होता है, अलग अलग जॉनर आते हैं, अलग अलग जॉनर आते हैं। बस सतिंदर सरताज की एक अपना ही लैंग्वेज है, एक अपनी ही ज़ुबान है। तो कभी कभी लगता है कि सही राह पर चल रहे हैं। ये एक तो शुक्रिया, आपने हमें अलग मुकाम दिया। लेकिन मेरा एक शेर था कि ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਦਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਰਤਾਜ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇਰੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੋਢੀ नहीं होनी। हस्ती ਵੱਧ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗੀ पर ओडी नहीं होनी। सो जड़ दे कोल जे ना बैठे तो गोडी नहीं होनी। सो मेरे ख्याल में ये जड़ें हैं हमारी, जो हमारा विरासत है, जो हमारा हेरिटेज है, कल्चर है, ज़ुबान है, मौसीकी है, साज़ हैं, हर तरह का। सो मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसको संजो के रखने की कोशिश की है। जो आपका रूह करती थी वो करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा यार ये चल रहा है ये करना चाहिए, तो कभी फितरत ऐसी आई नहीं, क्योंकि कभी इतनी ख्वाहिश भी नहीं थी शोहरत की, जहाँ फनकारियों की, जहाँ इस तरह की। तो जो भी हुआ इत्तेफाकन हुआ, खूबसूरती से हुआ और बख्शिश से हुआ। दिल पहला जा नहीं रहा, ये कठोर हो गया। वेखे दुनिया दे रंग, दुनिया दे रंग थोड़ा और हो गया। दिल पहला जा नहीं रहा, ये कठोर हो गया। आपने अपने फितरत की बात की है, आपने अपने रूट्स की बात की है, तो आपको कभी कभी लगता है कि जब फितरत में रूट्स इतना समाया हो, अपना कल्चर इतना ज़्यादा समाया हो, तो कभी कभी वो नापसंद भी किया जाता है, कभी कभी कुछ वर्गों से वो पसंद भी किया जाता है। तो एज एन आर्टिस्ट कभी कभी ये रिस्क फैक्टर भी हो जाता है इंडस्ट्री में। नहीं, ये बात मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि ऐसा होता है कि वो कभी कभी नापसंद ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी, क्योंकि जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं वो एक सर्टन काइंड ऑफ एज होती है। जैसे आपने जिस चीज़ की बात की कि वो एक यूथ है, जो मेजॉरिटी जो आज की चीज़ है उसको पसंद करेगा, लेकिन उसकी भी एक सर्टन काइंड ऑफ एज है। जैसे मेरा गाना था कि किसी कला दी दात असल विच रब्बी हुंदी है, अकल आउण दी उम्र आखिरी 26 हुंदी है। सो एक सर्टन एज के बाद आपको अपने रूट्स के साथ बेवजह बिना किसी कारण मोहब्बत हो ही जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। वो ये एक इंटरनेशनल कह लो या यूनिवर्सल सिनेरियो है। आप दुनिया का कोई भी हस्ती देख के देख लो, उसको बाद में आपका या तो अपना गांव याद आता है, अपनी ज़ुबान याद आती है, अपने लोग याद आते हैं। तो ये कभी भी आपको बुरा लगने वाली बात नहीं है। ऐसा है कि आपको देरी हो सकती है इसमें। तो मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस जो है 30+ ही होती है, आपने हमारे ऑडियंस में देखा होगा। तो इतना ज़रूर है कि यंगस्टर्स का ज़्यादा आपकी तरफ रुझान नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी काबिलियत, आपकी ऑडियंस। तो जिस तरह की ऑडियंस हमारी आती है, अभी रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में हमें इस चीज़ का खुशकिस्मती हमारी, हमने परफॉर्म किया वहाँ पे, तो जैम पैक्ड सोल्ड आउट शोज़ था। और वहाँ पे लेकिन मेजॉरिटी ऑडियंस जो है वो सीनियर एजुकेटेड, जहाँ जिनको अपने
अपनी ज़ुबान से, कल्चर से मोहब्बत है, सो ऐसे लोग आते हैं। तो लेकिन इस तरह की कभी इनसिक्योरिटी हुई नहीं है, ना ही हो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आपका बेस के साथ आप जुड़े हो, ऐसा हो सकता है कि वो कम हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ना हो। अच्छा, आपकी ज़ुबान से, आपके साल से हमने बहुत नज़में सुनी है। अब सरताज फाउंडेशन जी। आप लेके आ रहे हैं जिसमें कि वेलफेयर का काम होगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये करते तो हम बहुत देर से रहे हैं, 2009 से ही करते रहे हैं छोटी छोटी। जैसे आपने कभी देखा होगा कि युवराज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनका कैंसर की जो सोसाइटी है उनके साथ हमने काफ़ी मिल के काम किया। और इंग्लैंड में जीवंस गिफ्ट चैरिटी गिफ्ट है, आशा सिंह धारीवाल वो हमारे प्रमोटर भी हैं, शोज़ भी करते हैं, उनके साथ मिलकर हम करते रहे हैं काम। ऐसी बहुत सारी कनाडा में फाउंडेशंस हैं, अमेरिका में फाउंडेशंस हैं, हिंदुस्तान में भी हम छोटी छोटी चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा पर्टिकुलर उसका होम नहीं बना जिससे हमें भी याद रहे कि यार ये ज़रूरी करना है, साल में इतनी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की है कि जो लोगों ने आपको आज तक इज़्ज़त अफजाई या शोहरत दी है, आप उसका कुछ ना कुछ कर्ज अदा कर सकें। जी। अच्छा, सरताज से जानना चाहते हैं कि आप वक्त के साथ साथ प्लानिंग में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपका एक गाना था फिलहाल हवावा रुमकदियाँ ज़्यादा चक्खड़ चुल्लू वेखांगे। तो अगर वक्त की बात की जाए, वक्त के साथ साथ कई प्लानिंग्स की बात की जाए, तो सरताज उसमें कितना विश्वास रखते हैं? होना तो चाहिए, ये एक बेहतरीन फ़नकार की या बेहतरीन किसी भी सक्सेसफुल बंदे की ये स्ट्रेंथ होती है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे प्लानिंग बिल्कुल भी करनी नहीं आती, या मैं करना चाहता नहीं, या मुझसे होती नहीं। ये यही वही बात, चक्खड़ चुल्लू वेखांगे। चक्कर चुल्लू देखेंगे। मेजॉरिटी आप देखेंगे कि मेरी तो ये कोशिश होती है कि यार जब कहीं घूमने भी जाना हो तो वो प्लान नहीं होना चाहिए। तो मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि अगर इनको ये कह दिया कि सैटरडे को हम कसौली जाएंगे, तो इसका मतलब कि हम नहीं जाएंगे, कम से कम मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मेरा मतलब कि माइंड सेटअप ही ऐसा है कि कुछ भी मतलब इंस्टिंक्टिवली होना चाहिए बेसिकली, अगर प्लान करके, क्योंकि फनकारियाँ ऐसी चीज़ें, कलाकारी ऐसी चीज़ है कि जो आपको आमद होती है तो वो ऐसे ही होती है कि अच्छा हो गई, अच्छा आपको सोच के उसकी डेट नहीं होती। तो इसीलिए मेरा सारा का सारा माइंड सेटअप ऐसे बन गया। तो मेरी टीम सारी जो है वो बिल्कुल प्लान करते हैं कि अच्छा यार आज रिकॉर्डिंग करनी है, आज शो है, आज यहाँ जाना है, आज इंटरव्यू है, ये है, तो वो चीज़ें वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो पर्सनली करना होता है वो कभी मैनेज हुआ नहीं मेरे से। अच्छा सरताज, हमारे शो का नाम है यंग अंदाज, तो सतिंदर सरताज का यंग अंदाज क्या है? यंग अंदाज हमारा एक तो लिबास है जो जैसा है मेरे ख्याल से ज़्यादातर मेरे शो में सिर्फ एक गाना सुनने के लिए यंगस्टर्स आते हैं, आदि किकते स्टार्ट मेरा जामा नहीं होता वो गाना हो जाए, 2 लाइन में हो जाए। या ज़रूर ज़रूर। हो बूट ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ, ਅੱਧੀ ਕਿੱਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰਾ ਯਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ। So this is my young andaz, I think. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. तो ये थे हमारे साथ सतिंदर सरताज, जिन्होंने बताया कि वो खुश हैं कि वो जिस राह पर चल रहे हैं वो अपनी मौसीकी के साथ साथ अपने कल्चर और रूट्स को भी लेकर चल रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ जयदीप मित्रा, ETV न्यूज़, चंडीगढ़। सादगी भरी पर्सनालिटी के माली सतिंदर सरताज अपनी गायकी में अपने कल्चर को भी साथ लेके चलते हैं। पर फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। लड़कियां दूसरे लड़कियों के देख के ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि लड़कियां दे वांट टू बी अपडेटेड। लड़कों की तरह नहीं होता कि हाँ ठीक है हम जैसे मर्जी दिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि आसपास वाली चीज़ इतनी प्रॉपर है तो हमें भी वैसा रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा लड़के घूमते भी लड़कियों के पीछे हैं, क्यों घूमते हैं फिर? हाँ ठीक है, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। नहीं, अगर देखें तो गर्ल्स है एक दूसरे को देखें डिस्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो बॉय डिस्ट्रैक्ट होते हैं दूसरों की गर्लफ्रेंड को देखकर। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। चलिए अब चलते हैं कुछ यंगस्टर्स के पास और पता करते हैं कि उनके कंसंट्रेशन पावर के बारे में। नहीं समझे? अरे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लड़के हो या फिर लड़कियां, किसके पास है ज्यादा कंसंट्रेशन पावर। जानते हैं कि कौन अपने दिमाग का और कॉन्शियस माइंड का करता है फुल यूटिलाइज। सो हियर वी गो। यंग अंदाज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आगे हैं जिसका नाम है नोक झोंक। तो उसी तरह आज हमारे साथ कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर किस में है।
कंसंट्रेशन पावर इन द सेंस, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, या चाहे कोई भी हो उल्टा सीधा काम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ SBET इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ। तो आपसे शुरू करते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन पावर की बात करें यंगस्टर्स में, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, या चाहे वो कोई भी मीडियम हो, पढ़ाई स्पोर्ट्स किसी में भी, तो आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा? आई थिंक ओवरऑल कंसंट्रेशन की बात करें तो लड़कियां हैं। अगर टू सम एक्सटेंट लाइक बॉयज़ भी आ गए हैं वैसे तो कंसंट्रेशन में, जैसे मतलब स्पोर्ट्स पर्सन देख लीजिए, या पॉलिटिशियन में देख लीजिए, या इन्वेंटर्स साइंटिस्ट देख लीजिए, जा तो यू कैन फाइंड मोर बॉयज़ दैन गर्ल्स। आपको क्या लगता है लड़कियों और लड़कों में से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर है वो किस में है? अगर कंसंट्रेशन की बात करें, लड़के कम टाइम में ज़्यादा कंसंट्रेट करके अगर कंसंट्रेट कर लें तो रिजल्ट्स अच्छे दे सकते हैं। अगर आप लड़कियों की बात करो, लड़कियां सारा दिन कंसंट्रेट करती हैं उस चीज़ पे, पर प्रॉपरली करती हैं और रिजल्ट्स तो अच्छे देती हैं। पर लड़के जो अगर थोड़े टाइम में कंसंट्रेट करते हैं तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे देते हैं। अगर मैं स्टडीज़ की बात करूँ, लड़के अपने माइंड से चलते हैं, रट्टे से नहीं चलते। और अगर लड़कियां हैं तो थोड़ा बुकिश उससे चलती हैं। दे डोंट वांट टू टेक रिस्क फैक्टर हो कि अपना वो यूज़ करना। वो आप कह रहे हैं कि लड़कियां अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करती हैं? दिमाग का तो करती हैं, लेकिन जो चीज़ लिखी हुई है उसको ज़्यादा कंसंट्रेट से वो अब्जॉर्व कर लेती है। लड़के वो अब्जॉर्व नहीं करते क्योंकि कंसंट्रेशन कम है। बट हाँ, अगर वो चीज़ देखी जाए टेक्निकल पॉइंट से या कुछ भी इनोवेटिव पॉइंट से, तो लड़कों की कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है। अगर मैं हर चीज़ की बात करूं, अगर स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए तो उसमें भी लड़के आगे हैं। अगर टेक्निकल पोजीशंस की बात करो उसमें भी लड़के आगे हैं। अगर आप कुकिंग की बात करो तो कुकिंग में लड़कियों का हैंड सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन मैंने आज तक जो भी ऑब्जर्व किया है कि जितने भी होटल्स हैं, सारे जितने भी शेफ्स हैं वो सब मेल ही हैं। अगर डांस की बात करो उसमें भी मेल हैं सारे। तो इस वजह से कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ओवरऑल लड़कों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अच्छा, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि लड़कों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी वो काम है जिसमें लड़कियां ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाती हैं? गर्ल्स डू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दे डोंट कॉन्सेंट्रेट। और जैसे आई टोटली डिसएग्री विद दैट पॉइंट कि बुकिश है, दिस इज़ नॉट द पॉइंट। अगर मतलब बुकिश होगा दैट मीन्स हम वहाँ पे रट्टाफिकेशन, वो तो बॉयज़ का ही बेस्ट होता है। बिकॉज लड़कियां आपके हिसाब से रट्टा नहीं मारती? मतलब बहुत कम, यू नो, एज कम्पेयर टू देम। प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार। रट्टा मार, ओ रट्टा मार। सो मतलब उनको तो पढ़ना होता है एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर या 2 days, तो हम पहले पढ़ते हैं। दैट इज़ नॉट बुकिश, बुकिश दे डू बुकिश। आप कुछ कह रही थी? हाँ सर, जैसे हम गर्ल्स की बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि गर्ल्स बुकिश लैंग्वेज पढ़ती हैं, ये करती हैं, लेकिन वो पूरा प्रोसेस समझती हैं, आफ्टर दैट वो अपना पॉइंट रखती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसमें जो लड़के हैं वो बहुत कम कंसंट्रेट कर पाते हैं? लड़के सामने वालों का ज़्यादा इरिटेट नहीं करते। अगर लड़कियां जो हैं लाइक अगर कुछ भी आप बोलो तुरंत पैनिक हो जाती हैं। लड़के दे हैव द पेशेंस। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि लड़कियां कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिससे लड़कियां बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट होती हैं? कोई है? Distract, you can say something which looks attractive, Like? anything, मतलब anything, मतलब घूमना, you know, बाहर in movies or something, that's it. उससे लड़कियां डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। A bit. आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो कि लड़कियां इतनी जल्दी किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होती हैं। तो जल्दी नहीं होती तो स्लोली होती होंगी? मुझे नहीं लगता कि होती नहीं है डिस्ट्रैक्ट। अगर दे आर डूइंग समथिंग तो वो फुल कंसंट्रेशन से वो काम करती हैं, इतनी इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होती लड़कों की तरह। कौन सी वो चीज़ें हैं जिसमें लड़कियां बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाती हैं? लड़कियां आई थिंक कि हर चीज़ में अच्छे तरह कंसंट्रेट करती हैं। अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में खड़े हो, आई थिंक इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ही लड़कियाँ हैं। यहाँ पे लड़के इतने हैं ही नहीं है। जो भी काम, जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली गर्ल्स। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मेल इतने हैं। देखो, लड़के और लड़कियां में अगर देखा जाए, बिकॉज दिस इज डिबेट, कि हम ये नहीं कह सकते लड़कियां भी कंसंट्रेट करती हैं, लड़के भी करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए लड़के भी इक्वली करते हैं, पर लड़कियों का थोड़ा सा ये रहता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम रहती है, तो इस करके वो कंसंट्रेट एक चीज़ पे करती हैं। लड़कियां आजकल ज़्यादा रिस्क लेती हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां अगर डर जाए रिस्क लेने से, आई डोंट थिंक सो ऐसा है। आई थिंक कि बॉयज से ज़्यादा रिस्क लड़कियां लेती हैं, लड़के तो भाग जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। लड़कियां स्टिल खड़ी रहती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, बॉयज दे विल नेवर लाइक दे विल नॉट टेक डिफरेंट एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन गर्ल्स उनको एक प्रॉपर आंसर देंगी और प्रॉपर फीडबैक देंगी। अगर ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग अगर बॉयज से देखें तो बॉयज साइड से देखें तो एक्सीडेंट केस जो होते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के सबसे ज़्यादा बॉयज से होते हैं, क्योंकि गर्ल्स जो रूल्स पे चलती हैं। जैसा कि इन्होंने कहा एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा लड़कों के होते हैं, तो बॉयज़ ही सबसे ज़्यादा ड्राइव करते हैं, तो जहाँ ज़्यादा जो आगे होगा उससे नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं सबसे ज़्यादा। एक्चुअली जो दो चीज़ें हुई है कि क्या किससे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है, लड़कियां दूसरे लड़कियों को देख के ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हैं। दिस इज़ द फैक्ट कि वो सी इज़ डूइंग दैट, सी इज़ वेयरिंग दैट, सी इज़ लुकिंग लाइक दैट, आई हैव टू बी लाइक दैट, तो उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है। जहाँ तक एक्सीडेंट की बात हुई है, अगर आप चंडीगढ़ का डाटा आपके पास है देन यू कैन टेक ए डाटा फ्रॉम द RTO। वहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट जितने भी चंडीगढ़ में अभी पिछले 6 महीने में हुए हैं वो लड़कियाँ ने ज़्यादा किया है। आई हैव ए डाटा। चुगली से भी माइंड डिवर्ट हो जाता है, जैसे किसी की चुगली कर रहे होते ये और कहीं चले जाती हैं लड़कियां सारी, तो जो काम कर रही हो तो वो अच्छे ढंग से नहीं होगा। ट्रैक की बात बोला कि लड़के एक दूसरे को देखें, क्योंकि लड़के दे वांट टू बी अपडेटेड। लड़कों की तरह नहीं होता कि हाँ ठीक है हम जैसे मर्जी दिखें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है अगर आसपास वाली चीज़ इतनी प्रॉपर है तो हमें भी वैसा रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा लड़के घूमते भी लड़कियों के पीछे हैं, क्यों घूमते हैं फिर? हाँ ठीक है, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। नहीं, अगर देखें तो गर्ल्स है एक दूसरे को देखें डिस्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो बॉय डिस्ट्रैक्ट होते हैं दूसरों की गर्लफ्रेंड को देखकर। लड़कियां भी दूसरे के बॉयफ्रेंड देखकर हो जाती है। They just don't show off। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिसमें लड़कियां बहुत कम कंसंट्रेट कर पाती हैं? नहीं, ऐसी तो ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है। आई बिलीव चीज़ में कंसंट्रेट कर पाती हर चीज़ में कंसंट्रेट कर रही है, बट द लेवल इज़ लिटिल लो एज पर ह्यूमन बीइंग। कुछ लड़के भी खराब है, कुछ लड़कियां भी खराब है, तो मिल के अगर से हम लोग करें तो इट्स जस्ट बेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ SBT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपना जो पक्ष है वो उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ रखा, और इससे ये पता चलता है जो कंसंट्रेशन पावर है वो ह्यूमन माइंड की गेम है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कंसंट्रेशन पावर से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हैंड्स प्रूफ लड़कियां अपने कॉन्शियस माइंड का करती हैं पूरा इस्तेमाल। इसी बात पे लेती हूँ मैं छुटपुट सा ब्रेक। मैं यूं गई और यूं आई, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। अब सारे गोरे लोग बांकेलाल के पैरों में गिर गए, बोले अरे तुमने कैसे किया बांकेलाल, यू आर ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, तुमने कैसे किया? बोला साहब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे इंडिया में जब सुबह सुबह स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तो हम किक मार के स्टार्ट कर देते हैं, टेढ़ा करके। न सिंगिंग न शायरी, इस बार आ गई है कॉमेडी की बारी। भाई कहते हैं ना लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो चलिए इस बार हुनरबाज में आपको मिलवाते हैं राजू वैद्य के साथ, जो बनना तो चाहते हैं एक्टर, पर इस बार हमारे लिए लेके आ गई हंसी का पिटारा और लिखाएंगे आपके साथ हंसी के खूब सारे ठहाके। तो चलिए फिर आप भी हो जाइए तैयार राजू वैद्य के साथ हंस हंस के लोटपोट होने के लिए। हंसाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है अपने आप में, और इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आसपास का माहौल ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, आसपास की जो घटनाएं हैं, घटनाक्रम, उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। मुश्किलें तो है, लेकिन एक एंजॉय करने वाला काम भी है कॉमेडी का। नमस्कार, मैं राजू वैद्य, पेशे से कॉमेडियन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ कि आज अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए बच्चों के, तो जो आशिक बच्चे हैं उनकी तरफ से एक शेयर अर्ज है शुरुआत में कि अगर वो कर लेती इश्क हमसे, उसकी रातों की नींद उड़ जाती, रात भर बैठी पढ़ती रहती, अरे कम से कम उसकी कंपार्टमेंट तो ना आती। मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने अभी मील का पत्थर नहीं देखा। देखिए साहब, हमारा जो देश है ये देश है रामलीला का देश। यहाँ पर हर गली मोहल्ले और नगर में रामलीला होती रहती है, अब सभी जानते हैं। तो एक जगह रामलीला हो रही थी, तो डायरेक्टर ने सोचा कि यार कुछ नया किया जाए इस बार। वही रावण जी आते हैं, सीता माता को किडनैप करके ले जाते हैं, कुछ बढ़िया किया जाए।
तो उन्होंने सीन बनाया कि रावण के दरबार में अलादीन के चिराग का जिन आएगा। रावण के दरबार में अलादीन के चिराग का जिन आएगा। तो इस सीन के लिए एक एक्टर की जरूरत थी। एक्टर मिला नहीं तो उन्होंने क्या किया, लेबर चौक से एक मजदूर को पकड़ के खड़ा कर दिया। मजदूर को बोले कि देखो भाई, तुमने एक सीन करना है, अभी जिन आएगा तो जिन तुमसे बोलेगा कि रावण किधर है, तो तुमने बोलना है कि रावण अंदर बैठा है, ठीक है। वो बोला अरे साहब बोल तो देंगे पर दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं? अरे हाँ दिहाड़ी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस तैयारी रखो। बोला ठीक है। साहब अब क्या हुआ? साहब ये बताइए कि कस्सी वस्सी तो नहीं चलानी पड़ेगी ना? अरे यार कौन पकड़ के लेके आया इसको? अरे कस्सी वस्सी नहीं यार, तुमने सिर्फ डायलॉग बोलना है, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग, लाइट्स कैमरा एक्शन, एक्टिंग करनी है, समझे? रामलीला में रोल मिल रहा है तुम्हें। और ठीक है साहब। खैर उसको कॉस्ट्यूम डलवा दिया, भाला वाला दे दिया। अब बेचारा सुकड़िया, पतला, कमजोर आदमी, 4.5-5 फुट हाइट, तो खड़ा हो गया। अब जिन के सीन में खली साहब को ले लिया गया। सीन शुरू हुआ। ए रावण, तू किधर है? किधर है तू रावण? मैं तेरा सिर जो है तरबूज की तरह फोड़ डालूंगा। बता रावण तू किधर है? अब उतना बड़ा आदमी उसने जिंदगी में कभी देखा नहीं, उसकी हालत खराब हो गई। बोले साहब हमको कुछ नहीं मालूम साहब, हमको माफ कर दीजिए। अबे डायलॉग बोल, डायलॉग ये बता रावण किधर है? कहता साहब हम आपको सचमुच बताते हैं, हमको तो दिहाड़ी पर लेकर आया है ये लोग, हम तो लेबर चौक पे खड़ा होते हैं, हम आपको सच्ची में बताते हैं, रावण पीछे बैठकर खाई नहीं खा रहा है साहब, हमको जाने दो। तो ऐसा देख है हमारा। एक्चुअली मैं स्कूल टाइम से ही अपना थिएटर से जुड़ गया था। थिएटर करते करते ही फिर एक्टिंग का जो जज्बा था वो पैदा हो गया था। तो आज करते करते चली जा रहा है सफ़र। हम इंडियन लोग बड़े मशहूर हैं, अपने आप को कहीं भी फिट कर लेते हैं, कहीं भी झंडा गाड़ देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं बांकेलाल, वो एक बार अमेरिका घूमने के लिए गए। तो अमेरिका में क्या था कि अंग्रेजों ने एक ऐसी मिसाइल बनाई थी जो कि आधे घंटे में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकती थी। अब बना तो ली, लेकिन वो मिसाइल जो थी स्टार्ट ना हो। बड़े परेशान अंग्रेज लोग, सब लोग, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? तो बांकेलाल जी वहां पहुंच गए। अरे भैया क्या हुआ? अरे हमारा एक मशीन था वो स्टार्ट नहीं हो रहा, एक मिसाइल हम बनाया है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। बोला अरे हम स्टार्ट कर देते हैं भैया, हमें दिखाओ। तुम इंडियन कैसे, तुम, हमारा टेक्नोलॉजी बढ़िया है कि तुम्हारा? अरे भैया दिखाओ तो सही। ओके शो हिम, दिखाओ। बांकेलाल जी को मिसाइल दिखाई गई। बांकेलाल जी देख के बोले कि ऐसा करो, इसको थोड़ा टेढ़ा करो। मशीन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया साहब। ऐसा करो, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा करो, और टेढ़ा कर दिया। ठीक है अब इसको चला ही दो। अब चला दी, कमाल हो गई, मशीन फर्र से मिसाइल उड़ गई। अब सारे गोरे लोग बांकेलाल के पैरों में गिर गए। बोले अरे तुमने कैसे किया बांकेलाल, यू आर ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, तुमने कैसे किया? बोला साहब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे इंडिया में जब सुबह सुबह स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तो हम किक मार के स्टार्ट कर देते हैं, टेढ़ा करके, सेम कर दिया। कुछ भी परफॉर्म करें उसके लिए चैलेंजेस तो लाइफ के अंदर होते ही हैं, चाहे कोई गाना गाने की तैयारी करे या कॉमेडी की करे। एक पत्नी पीड़ित आदमी ने अपने घर पे फोन किया। अब पति जो है इस बात को समझ जाएंगे। एक पत्नी पीड़ित ने अपने घर पे फोन किया तो फोन उसके नौकर ने उठाया। बोले हेलो। कहते हाँ रामू। कहता हाँ साहब, हाँ रामू बोल रहे हैं साहब। अच्छा रामू, अपना मेम साहब कहाँ है यार? साहब मेम साहब तो जो है नहा रहे हैं साहब। अच्छा रामू यार एक बात सुनो, मेरे लिए एक काम करोगे? अरे साहब हम आपके लिए जान दे दें, हम बचपन से आपके साथ रहता हूँ। रामू यार तुम मेम साहब को गोली मार दो ना। क्या बात करते हो साहब, मेम साहब को गोली मार देंगे तो हमको जेल नहीं हो जाएगी? अरे नहीं रामू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपया दूंगा और तुम यहाँ से फुर्र हो जाना। ठीक है साहब, होल्ड कीजिए तनिक। फोन साहब होल्ड हुआ, आवाज आई,
हेलो साहब, हाँ रामू, साहब मैम साहब का काम तमाम कर दिया, हमारा पैसा? बोले हाँ हाँ पैसे मैं तुम्हें देता हूँ आके। ऐसा करो कि मेम साहब की लाश को अपने स्विमिंग पूल में डाल दो। बोला क्या बात कर रहे हैं साहब, 2 कमरे का आपका घर है, वो भी 6वें माले पे, वहाँ स्विमिंग पूल कहाँ से आ गया? 6वें माले पे स्विमिंग पूल नहीं है? अरे नहीं साहब, सॉरी यार रॉन्ग नंबर, कहीं और, सॉरी। तो ऐसा भी हो जाता है साहब। सपनों की बात तो यही है कि हर एक कलाकार चाहता है कि वो भारतीय सिनेमा में अपना नाम कमाए और देश विदेश में वो प्रसिद्ध हो। यंग अंदाज में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नए यंग मलंग यंगिस्तानियों के साथ जो आपको देंगे एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज। और हाँ, अगर आप में भी है टैलेंट तो बस बनाइए अपनी वीडियो और भेज दीजिए 8437999572 पर। टिल देन आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ETV।